नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नोटरी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत एक्चुअली सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स जो है अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम बीए थर्ड ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। बेसिकली अगर आप बीए एलएलबी भी कर रहे हैं या फिर आप एमए या बीकॉम के छात्र भी हैं, तो दोस्तों इस सेशन को आप बिल्कुल निश्चित तौर पर फॉलो कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस सिलेबस के अंदर जितने भी टॉपिक है उसको पूरा सिलेबस के टॉपिक अनुसार इससे पूरी सीरीज को कंप्लीट किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा समग्र एवं न्यादर्श। समग्र एवं न्यादर्श, ठीक है ना। तो निदर्शन, समग्र एवं न्यादर्श, इसका अर्थ, परिभाषा और उद्देश्यों को हम आज के इस पार्ट में कवर करेंगे। अगले पार्ट में हम उस निदर्शन की विभिन्न जो नीतियां है, जो रीतियां है, जो टर्म है, उस प्रोसेस जो है, उस प्रोसेस को समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, मैं स्टार्टिंग में ही बता दूं, आज का ये सेशन दो पार्ट में होने जा रहा है। दो पार्ट में होगा। पहले पार्ट में हम अर्थ, परिभाषा और उद्देश्यों की बात करेंगे। सेकंड पार्ट में हम विभिन्न प्रक्रियाओं की या कहें कि निदर्शन की जो रीतियां है, किस किस प्रकार से ये निदर्शन होता है, उसकी बात करेंगे। क्लियर है? चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, सेशन की शुरुआत करें उससे पहले मैं फिर से एक बार बता दूं आप लोगों को कि जो भी छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, हमारे साथ करना चाहते थे, चाहे आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवे, बैंकिंग, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप लोगों के लिए भी एक अन्य यूट्यूब प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया गया है, प्रज्ञान हिंदी के नाम से। यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो भी आपको प्रज्ञान हिंदी नाम से चैनल मिल जाएगा, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, वहां से भी आप जो है उससे एक बार विजिट जरूर कीजिए। विजिट करके दोस्तों वहां देखिए संविधान की क्लासेस अभी अभी स्टार्ट हुई है, मात्र 9 लेक्चर अभी तक संविधान के उस पर हुए हैं। तो उसे अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल निश्चिंत होकर उससे प्रज्ञान हिंदी को ज्वाइन कर सकते हैं। सभी सेशन विद नोट्स वहां पर आपको कवर किए जाएंगे। सभी सब्जेक्ट, लगभग सभी सब्जेक्ट आपको वहां पर बिल्कुल निःशुल्क रूप से प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, हम एक यूनिट फर्स्ट बीए थर्ड ईयर की इकोनॉमी के अंतर्गत हम ये जो है यूनिट फर्स्ट को फॉलो कर रहे हैं अभी। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, जिसमें सांख्यिकी का अर्थ, परिभाषा वगैरह हमने देखी थी। ठीक है ना। सेकंड टॉपिक हमारा अभी चल रहा है। सेकंड टॉपिक आज से हम ये स्टार्ट कर चुके हैं, समग्र एवं न्यादर्श। समग्र एवं न्यादर्श दो पार्ट में ये होगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट होगा आवृत्ति वितरण का और फिर होगा संचय आवृत्ति का। ठीक है ना दोस्तों। थोड़ी सी ये जो है प्रैक्टिकल टर्म है, तो थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखें क्लास में। कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखेंगे सिर्फ अगर आप इनकी टर्मों से, शब्दावलियों से अगर परिचित हो गए, तो ये सेशन आपको बिल्कुल एकदम हलवे की तरह लगेगा, एकदम आसान लगेगा। ऐसा लगेगा जैसे आप समाजशास्त्र या फिर राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हो। एकदम आसान हो जाएगा अगर आप टर्म समझ जाते हैं तो टर्म के साथ अगर आपने समझौता कर लिया दोस्तों, तो फिर ये इकोनॉमी है और ऊपर से ये सांख्यिकी अर्थशास्त्र है। समझना इतना आसान नहीं होता। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की दोस्तों। और ये प्रश्न एक बार मैं रोक देता हूँ। वीडियो को होल्ड करके 1 मिनट के लिए वीडियो को होल्ड करके 11 प्रश्न है, 11 ही प्रश्नों को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से इन प्रश्नों को पढ़ लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को होल्ड करके इनको पढ़ लिया होगा। ठीक है, अब सेशन को अब कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया था, हम आज जो पढ़ने वाले हैं इस पूरी सेशन के अंतर्गत, आज के इस फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हम देखेंगे निदर्शन का अर्थ क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर मैं प्रारंभ में बता दूंगा आप लोगों को निदर्शन। चलिए आगे बताऊंगा, अब कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। चलिए बस खाली जो बोल रहा हूँ सुनते जाइए आप लोग, आगे पूरे एक एक शब्दों को मैं बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है। निदर्शन या प्रतिचयन, निदर्शन या प्रतिचयन, इसका अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा, निदर्शन की परिभाषा और निदर्शन के उद्देश्य, इसको हम आज के फर्स्ट भाग में कंप्लीट करेंगे, इस वाले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। और सेकंड पार्ट होगा हमारा निदर्शन की रीतियां। ये थोड़ा सा लंबा है, इस कारण से दोस्तों इसे हमने सेकंड पार्ट के लिए छोड़ दिया। ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की निदर्शन प्रतिचयन। दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग जो है 3 वर्डों को रट लीजिए। क्या? एक है न्यादर्श, न्यादर्श। ठीक है। एक है न्यादर्श को ही हम प्रतिचयन भी बोलते हैं, प्रतिचयन या निदर्शन भी बोलते हैं। तो जो निदर्शन लिखा हुआ है, निदर्शन का मतलब होता है न्यादर्श, न्यादर्श। ठीक है। और एक होगा दोस्तों हमारा समग्र,
ठीक है ना। तो देखिए प्रति चयन या निदर्शन या न्यादर्श, न्यादर्श का सिंपल सा मतलब होता है सैंपल। क्या मतलब होता है सैंपल? एक मिनट है ना, बहुत सारा डाटा भी मेरे पीछे आ रहा है, डोंट वरी, अभी साइड में जाऊंगा। पहले एक बात और था, इसको बेसिकली समझ लें, उसके बाद फिर स्लाइड रीड आउट करेंगे। न्यादर्श का मतलब होता है या निदर्शन का मतलब होता है सैंपल, सैंपल लेना। ये सैंपल से तो आप बड़ी बात परिचित हैं, इंग्लिश वर्ड सैंपल होता है जिसको हम हिंदी में नमूना बोलते हैं, नमूना लेना। जैसे कि जिनसे हमें कभी मान लेते हैं बीमारी होती है तो हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं ना, तो फिर पूरी बॉडी का ब्लड निकला करके या पूरे ब्लड को टेस्ट करवाते हैं, या फिर बॉडी में से एक बूंद ब्लड निकला करके उसका टेस्ट करवाते हैं। तो जो एक बूंद ब्लड निकाला जाता है उसी को हम निदर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निदर्शन बोलते हैं या न्यादर्श बोलते हैं। तो उस निदर्शन, निदर्शन का मतलब होता है सैंपल। ठीक है ना, एक सैंपल लेना, सिर्फ बॉडी से ही नहीं, प्रत्येक चीज का एक सैंपल लेना, एक समग्र, समग्र मतलब कंप्लीट यूनिट, कंप्लीट यूनिट का एक सैंपल लेना, उस सैंपल की जांच करना, उस सैंपल के आधार पर उस कंप्लीट यूनिट अर्थात की समग्र, समग्र का पता लगाना, अनुमान लगाना कि समग्र की क्वालिटी क्या है। जैसे कि आज आप व्यवहारिक तौर पर अगर हम देखें तो मंडियों की अगर हम बात करें तो मंडियों में जो बड़े व्यापारी होते हैं उनके गोदाम में बहुत सारा अनाज भरा होता है। ठीक है ना, तो पूरे गोदाम को तो लेकर जाते नहीं व्यापारी उनके पास, बल्कि उसका थोड़ा सा सैंपल लेके जाते हैं। जैसे कि अभी आपने पिक्चर देखी होगी पुष्पा, पुष्पा का राइस, ठीक है ना, तो उसमें एक लकड़ी का, जंगल की लकड़ी का टुकड़ा लेकर जाता है सैंपल के तौर पर। ठीक है, उसकी पूरी लोरी तो कहीं और ही रहती है, बस सैंपल लेकर जाता है ना, चंदन की लकड़ी का टुकड़ा। तो वो क्या था? वो निदर्शन ही तो था। उस निदर्शन के आधार पर व्यापारियों ने उसको देखा, देख करके उसको इम्प्रेस हो गए कि ऐसी लकड़ी तो हमारे आसपास में मिलती नहीं इस क्षेत्र में। ठीक है ना, तो वही सैंपल और वही निदर्शन थे, वही निदर्शन थे। उस निदर्शन के आधार पर अर्थात उस सैंपल के आधार पर उस कंप्लीट यूनिट का, जिसे हम समग्र कहते हैं अर्थशास्त्र की भाषा में, उस समग्र का पता लगाया जाता है कि उसकी कौन सी क्वालिटी है। बस इतनी सी बात इसके अंदर कही है। ठीक है, अब वो क्यों जरूरी है भाई? समग्र आप समझिए जरा कि पूरे समग्र अर्थात कंप्लीट यूनिट का अध्ययन करना आसान होगा या फिर एक सैंपल का अध्ययन करना आसान होगा, आप कुछ समझ सकते हैं इस बात को। तो सैंपल का अध्ययन करना बहुत जरूरी है आज के इस औद्योगिक युग में, जहाँ पर इतनी व्यस्तता है, जहाँ किसी के पास भी कोई टाइम नहीं है, बहुत कम समय है। ऐसे समय में कंप्लीट यूनिट का अध्ययन करना नामुमकिन है, संभव ही नहीं है ना। तो इसी कारण से उस सैंपल का अध्ययन करके, सैंपल का अध्ययन करके ही समग्र का अनुमान लगाया जाता है। तो ये सारी बातें इस पूरे स्लाइड में। अब मैं थोड़ी देर के लिए गायब हो जाता हूँ और अब आप हम जो है इस स्लाइड को पढ़ के और समझते हैं। ठीक है ना, स्लाइड को पढ़ के समझते हैं इसमें क्या है। जैसा कि दोस्तों अब जो मैंने अभी आपको बताया व्यवहारिक तौर पर, उसको याद रखें, दिमाग में फिर रखें। अब स्लाइड को पढ़ेंगे, पूरा समझ आएगा आपको। अंग्रेजी भाषा में निदर्शन के लिए सैंपल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसका सैंपल का जो मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है ना, जिसे हम नमूना कहते हैं, नमूना कहते हैं। और सरल शब्दों में समझना है तो निदर्शन जो है उससे हमारा अभिप्राय नमूने से डायरेक्ट यार, बस निदर्शन अर्थात की सैंपल, किसी भी चीज का सैंपल लेना, दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए वर्तमान औद्योगिक युग में निदर्शन अर्थात निदर्शन या प्रतिगमन, देखिए अलग अलग तरह में मिलेगी आपको देखने के लिए। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं लेना चाहिए। निदर्शन या न्यादर्श या प्रतिगमन या और भी कई सारे टर्म आपको आगे देखने को इसकी मिलेगी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। दो तीन टर्म आपको विशेषकर याद रखना है, निदर्शन, न्यादर्श, इसको तो बिल्कुल दोनों को याद रखना है। ठीक है ना, तो निदर्शन या प्रतिगमन अतः भी देना कोई दिक्कत नहीं। सैंपलिंग, तो सैंपलिंग का युग कौन सा? आज का व्यस्त युग जो है सैंपलिंग का युग है। इस आज के इस व्यस्त समय में, आज के इस व्यस्त समय में संगणना प्रणाली के आधार पर समूचे समग्र का मतलब कंप्लीट यूनिट का अध्ययन करना संभव नहीं। ठीक है, निदर्शन अर्थात की नमूना, नमूना देखकर लाखों करोड़ों के सौदे हो जाते हैं। दैनिक जीवन की अधिकांश समस्याओं का समाधान संगणना से नहीं हो सकता, बल्कि प्रति चयन द्वारा ही
संभव है। अब संगणना और प्रतिचयन क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपको जैसे डाउट या थोड़े से उलझ जाओगे तो इसको जरा समझ ले। संगणना मतलब हमारी परंपरागत विधि जिसके माध्यम से हम कंप्लीट यूनिट का अध्ययन कर करके एक एक वस्तु को जांचते हैं, ठीक है। और प्रतिचयन का मतलब होता है कि कंप्लीट यूनिट में से एक दो या कुछ सैंपल निकाल करके उन सैंपल के आधार पर समग्र का अनुमान लगाना, उसको हम प्रतिचयन बोलते हैं। तो प्रतिचयन के आधार पर ही आज के युग में ये सारे प्रोसेस संभव हो सकती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल भी दिया गया है, देखिए कि गेहूं के विशाल ढेर में से कुछ दानों को देखकर उसकी किस्म पता लगा लेना, या रक्त की एक बूंद का परीक्षण करके, रक्त की भाई बॉडी में से एक बूंदी रक्त निकाला जाता है, ब्लड निकाला जाता है ना सैंपल के तौर पर, तो उसका परीक्षण करके ही जो है हम बीमारी का पता लगा लेते हैं, रोग का पता लगा लेते हैं, ठीक है। प्रतिचयन या निदर्शन समूचे समग्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो भाई जो आप सैंपल निकालते हो वो सैंपल आपके कंप्लीट यूनिट का प्रतिनिधित्व करता है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना। अधिकांश सांख्यिकी का यह अटूट विश्वास है कि यदि किसी समग्र में से निदर्शन इकाइयों का चयन वैज्ञानिक तरीके से किया जाए तो निदर्शन इकाइयों में समग्र की राशि विशेष दृष्टिगोचर होती है। देखिए समझ इस बात को जरा। तो यहाँ पर सांख्यिकी के अंतर्गत इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया है, या कहें कि इस बात पर विशेष विश्वास किया गया है कि अगर जो सैंपल हम ले रहे हैं वो एक तार्किक रूप से हो, वैज्ञानिक नीति के द्वारा हो, वैज्ञानिक तर्क या वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी के द्वारा हो, तो उसमें जो है समग्र की या कंप्लीट यूनिट की सभी विशेषताएं आपको सैंपल में ही देखने को मिल जाएंगी। बस सैंपल लेना एक विशेष होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि गोडाउन में जो है 1000 बोरियां पड़ी हुई है गेहूं की या किसी भी अनाज की, मान लीजिए उसमें से एक तरफ का हिस्सा है जिसमें पानी लग चुका है, जो सड़ने लगी हुई है, उसी का सैंपल निकाल लिया है ना। सरकारी गोदाम में एक्चुअली में होता है ऐसा, सरकारी कार्यों में ऐसा होता है, सरकारी गोदाम अभी आपने देखे नहीं है, तो उसमें ऐसा होना चाहिए, वो सैंपल लेने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो ऐसी होना चाहिए कि जो संपूर्ण कंप्लीट यूनिट या समग्र का जो है प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखती हो, तो उसकी सभी विशेषताएं सैंपल में आ जाए। क्लियर है। तो दोस्तों ये था आपके निदर्शन का अर्थ, निदर्शन का अर्थ। क्या यहाँ तक कंप्लीट है? यहाँ तक कोई डाउट है? मैं जानता हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए एकदम नया सब्जेक्ट है सांख्यिकी अर्थशास्त्र, किस बात से थोड़ा सा डाउट हो सकता है, इसीलिए मैं बिल्कुल बहुत स्लो होकर के पढ़ा रहा हूँ। मैक्सिमम एग्जाम्पल का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा टफ पढ़ने वाला है लेकिन असंभव नहीं है दोस्तों, बिल्कुल समझा जा सकता, आसानी से समझा जा सकता। बस कॉन्सेंट्रेशन और आपका क्लास कंटिन्यू क्लास फॉलो करना कंपलसरी। अगर आप कंटिन्यू क्लास को फॉलो करेंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं। अन्यथा मैंने जब आपको इसका सिलेबस एनालाइज करवाया था उसी वक्त आप लोगों को इंडिकेट कर दिया था कि अगर कंटिन्यू क्लास फॉलो नहीं करोगे तो फिर आपको सांख्यिकी समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। और आगे की 2-3 क्लासों के बाद में तो दोस्तों हमें खुद बाइलिंगुअल क्लासेस लेनी पड़ेगी इसकी, बल्कि पेन के माध्यम से आपको उसको समझाना, ठीक है ना। तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन बनाए रखिए क्लास पर, बिल्कुल समझ आएगा। परिभाषाओं में 2 लोगों ने इसकी विशेष परिभाषा दी है, 2 लोगों की ही परिभाषा आपको याद रखना है इसके अंदर। सिंपल एवं काफ्का के द्वारा, सिंपल एवं काफ्का के द्वारा एक परिभाषा दी गई है और एक दी गई है यालुम चाओ के द्वारा, ठीक है। तो 2 लोगों की परिभाषा है दोस्तों, 2 लोगों की परिभाषा है, सिंपल शब्दों में परिभाषा है, कुछ ज्यादा नहीं है। देखिए न्यादर्श, न्यादर्श का मतलब निदर्शन, क्या है न्यादर्श का मतलब निदर्शन, वही सैंपल है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। न्यादर्श किसी समग्र का है भाग है जो संपूर्ण समग्र के अनुसंधान के लिए चुना जाता है। एक एक शब्द का मतलब समझते चलना, रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्या बोला इन्होंने कि जो न्यादर्श होता है ये समग्र का वही कंप्लीट यूनिट, ठीक है ना। तो समग्र का एक वो भाग होता है
जो उस समग्र के अनुसंधान करने के लिए चुना जाता है। तो मतलब यही है कि समग्र का कंप्लीट यूनिट का पता लगाने के लिए, उसकी क्वालिटी का पता लगाने के लिए ही हम उसका सैंपल चुनते हैं, और सैंपल जो होता है वो उसी का एक प्रतिनिधित्व करता है समग्र का। ठीक है ना। और समग्र का जो अनुसंधान करने के लिए ही हम सैंपल चुनते हैं या सैंपल चाहते हैं, कुछ भी आप शब्द इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन परिभाषा का अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। शब्द चेंज हो सकते हैं, जैसे हम एग्जाम पे आंसर राइटिंग करते हैं तो रट तो सकते नहीं इसको, है ना, क्योंकि हम रटने का तो क्यों मना करते हैं, आप लोगों से रटना है नहीं है। तो एक एक शब्द को समझते चलिए, शब्द को समझना है, इसका अर्थ परिवर्तित नहीं होना चाहिए एग्जाम में। शब्द चाहे परिवर्तित हो जाए, शब्द चलेंगे। ठीक है। तो एक न्यादर्श को मतलब एक सैंपल को समग्र की विशेषताओं का स्पष्ट चित्रण करना चाहिए। मतलब सिंपल जो लिया जा रहा है वो वैज्ञानिक तरीके से लिया जाए, ताकि समग्र की सभी विशेषताएं उस सिंपल में आ जाए। ये अपने एक लघु समग्र के समान है, या इसे समग्र का उप समुच्चय भी कह सकते हैं, है ना। क्लियर है परिभाषा। सेकंड है यालुन चाओ के द्वारा। तो इन्होंने कहा है कि न्यादर्श प्राथमिक न्यादर्श इकाइयों का वह भाग है जो समग्र का प्रतिनिधित्व सूक्ष्म रूप होता है। वही सेम बात इन्होंने कही है, जिसके आधार पर ही समष्टि के बारे में निष्कर्ष निकाल जाता है। सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। दोनों की परिभाषाओं को शब्दों के साथ समझना है दोस्तों। और देखिए एक बात मैं आपको से बता दूं, ये सेशन लेने का उद्देश्य आपको चीज रटवाना नहीं है। सिर्फ जो टर्मिनोलॉजी है जहां पर आप कंफ्यूज होते हैं, उस टर्मिनोलॉजी से आपका इस प्रकार परिचय करवाना है, ताकि वो टर्मिनोलॉजी आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। जैसे समग्र निदर्शन, समग्र या निदर्शन, समग्र समग्र शायद पहले अभी कभी आपने शब्द नहीं सुना होगा। न्यादर्श, निदर्शन, है ना। तो ये कुछ इस प्रकार के टर्म हैं जिनको हम पहली बार सुनते हैं। तो पहली बार जिन शब्दों को सुना जाता है उनका अर्थ अगर हम पहली बार में ही बहुत अच्छे से निकाल लें, या उनको बहुत अच्छे से पहली बार में ही समझ ले, तो फिर आगे कभी वो शब्द समस्या नहीं देंगे। ठीक है ना। तो यालुन चाओ के अनुसार, और सिंपल एवं का तो नाम अजीब से है, इसलिए आसानी से याद रखे जा सकते हैं। ठीक है ना। चलिए थर्ड पॉइंट है हमारा निदर्शन के उद्देश्य। अब दोस्तों यहाँ पर निदर्शन के उद्देश्य का मतलब क्या होगा भाई, निदर्शन का उद्देश्य क्या है। अब ये बात तो हम पहली स्लाइड में समझ चुके हैं। जो निदर्शन है, निदर्शन के बिना अर्थात सैंपलिंग के बिना आज की समस्या का समाधान करना संभव है, क्योंकि ना किसी के पास इतना टाइम है और ना ही कोई इतना खर्चा कर सकता है। अब जैसे मान लेते हैं, वही हम गेहूं वाला एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई गेहूं में जितने गोडाउन में गेहूं रखे हुए हैं, अगर सारे गेहूं को का परीक्षण करवाए, यह सारा का सारा गेहूं जितना भी गोडाउन में है वो पूरा के पूरा अगर हम सैंपल के तौर पर दिखाएं, तो उसमें श्रम भी ज्यादा लगेगा, पूंजी भी ज्यादा लगेगी और समय भी ज्यादा। लेकिन अगर एक वैज्ञानिक तरीके से उसका सैंपल निकाल लिया जाए तो तीनों चीजों की बचत हो जाएगी। किस किस की? समय की, श्रम की और पूंजी की, है ना। इसीलिए सैंपलिंग आज के समय में बहुत आवश्यक है। और इसका उद्देश्य क्या है? प्रमुख उद्देश्य पर डायरेक्ट समझिए, आपको इसका उद्देश्य क्या है। सबसे प्राथमिक, सबसे पहला उद्देश्य क्या है? तो सैंपल का सबसे पहला उद्देश्य होता है समग्र का अध्ययन करना। दैट्स ऑल। क्या है? समग्र का अध्ययन करना, समग्र का परीक्षण करना, समग्र का अध्ययन करना। क्लियर है ना। चलिए अब जरा स्लाइड पर आते हैं। निदर्शन के दो उद्देश्य हम यहाँ विशेषकर देखेंगे, प्राचीनों का अनुमान और परिकल्पना का परीक्षण। इन दोनों पॉइंटों को थोड़ा सा यहीं पर समझ ले तो आगे हम फिर बढ़े। प्राचीनों का अनुमान, प्राचीन, ये फिर से नया टर्म आ गया, फिर नया शब्द आ गया, फिर कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मैंने आपको बताया, निदर्शन मतलब न्यादर्श, समग्र, समग्र मतलब प्राचीन। ठीक है ना। प्राचीन मतलब कुछ नहीं है, समग्र की बात कर रहा है। तो क्या कहा? समग्र का अनुमान, समग्र का अनुमान। तो इसका सबसे पहला उद्देश्य क्या है? समग्र का अनुमान लगाना, कंप्लीट यूनिट का अनुमान लगाना। ठीक है, जो पूरी यूनिट है उसका अनुमान लगाना। और सेकंड है परिकल्पना का परीक्षण करना।
परिकल्पना का परीक्षण करना। अब जरा समझिए भाई, अगर आप सैंपल लेते हैं, किस चीज का नमूना लेते हैं, न्यादर्श लेते हैं, निदर्शन लेते हैं, है ना, शब्दों को बार बार रिपीट करते रहिए। अगर हम सैंपल लेते हैं किस चीज का, तो उससे सिर्फ हम एक अनुमान ही लगा सकते हैं ना, है ना। एग्जैक्टली 100% श्योरिटी के साथ तो हम उस सैंपल को रख नहीं सकते कि जो सैंपल है वास्तविक तौर पर 100% वही है जो फुल कंप्लीट है, जो समग्र है हमारा। तो समग्र से मिलता जुलता रहता, तो उस सैंपल के आधार पर हम समग्र का अनुमान लगाते हैं। तो जो अनुमान लगाया जाता है, उस अनुमान का भी परीक्षण करना प्रमुख उद्देश्य होता है निदर्शन का। क्लियर है? अब थोड़ा सा अंदर चल के एक एक को सेपरेटली समझ लेते हैं। प्राचलनों का अनुमान, प्राचलनों का अनुमान मतलब कि समग्र का अनुमान लगाना। तो दोस्तों, निदर्शन का जो प्राथमिक उद्देश्य जो माना गया है, प्राथमिक जो उद्देश्य माना गया है, इस सिद्धांत का जो प्राथमिक उद्देश्य माना गया है, वो न्यादर्श का अध्ययन करके, मतलब सैंपल जो लिया है हमने, उस सैंपल का अध्ययन करके समग्र की अधिक से अधिक जानकारी उस सैंपल के द्वारा निकाली, सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है। क्या एक बार फिर से समझिए इसको, सैंपल के द्वारा या न्यादर्श के द्वारा समग्र की अधिक से अधिक जानकारी निकालना, समग्र के बारे में अधिक से अधिक जान लेना, यह सबसे प्राथमिक उद्देश्य होगा इसका, निदर्शन का। ठीक है, मतलब सैंपल लेने का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या, क्यों लेते हैं सैंपल? सैंपल इसलिए लेते हैं ताकि जो समग्र है, जो कंप्लीट यूनिट है, उसका अधिक से अधिक जानकारी हमको मिल सके, इसलिए हम सैंपल लेते हैं। ये सबसे प्राथमिक उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य। ठीक है, अन्य शब्दों में अगर इसको समझे थोड़ा सा तार्किक रूप से और इतिहास के भाषा मापना, अर्थशास्त्र की भाषा में अगर समझे, तो प्रतिदर्श की सहायता से न्यादर्श मापना प्राचल अर्थात की समग्र का अनुमान लगाना निदर्शन सिद्धांत का सबसे प्राथमिक उद्देश्य है। तो ये जो अनुमान है, ये अनुमान दो प्रकार से लगाया जाता है। एक लगाया जाता है बिंदु अनुमान के आधार पर, एक लगाया जाता है अंतराल अनुमान के आधार पर। दोस्तों, बिंदु अनुमान क्या है और अंतराल अनुमान क्या है, थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो क्या प्राचलनों का अनुमान, समग्र का अनुमान लगाना, भाई जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या बताया मैंने अभी आपको, कि समग्र में से सैंपल लेना, तो उस सैंपल के द्वारा समग्र की अधिक से अधिक जानकारी जुटा लेना, ये क्या हो जाएगा, इसका प्राथमिक उद्देश्य हो जाएगा, सबसे पहला उद्देश्य हो जाएगा। अब जो ये परीक्षण किया जाता है अनुमान का जो परीक्षण होता है, ये दो प्रकार से होता है, या कहें कि ये अनुमान दो प्रकार से लगाया जाता है, एक बिंदु के आधार पर और एक अंतराल के आधार पर। बिंदु के आधार पर कैसे? तो दोस्तों, बिंदु के आधार पर मतलब एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मान लें कि जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, या आप नवोदय क्लासेस को देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, किसी भी इंस्टीट्यूट संस्थान को देख लीजिए, और इसमें जो छात्र है, छात्र की आयु को ले लीजिए आप, छात्र की जो आयु है, वो आयु या वजन ले लीजिए। चलो एक एग्जांपल लेते हैं वजन का। अब मान लेते हैं कि सभी छात्रों को हमने लाइन से खड़ा किया, सभी छात्रों को लाइन से खड़ा किया, लाइन से खड़ा करने के बाद करके तो सबसे बीच वाला जो छात्र है, उसकी आयु का या उसके वजन का पता किया। अब मान लेते हैं कि उसका वजन है 40 kg या 50 kg, मान लीजिए 50 kg वजन है, तो ये हो जाएगा बिंदु के आधार पर अनुमान लगाना। समझिए, पूरा लाइन से खड़ा किया, सबसे बीच का जो बच्चा होगा उसका वजन पता किया हमने, उसका वजन मान लेते हैं 50 kg है, 50 किलो, तो 50 किलो इसका बिंदु के आधार पर अनुमान हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हो गया, बिंदु अनुमान। ठीक है, अब अंतराल अनुमान की अगर हम बात करें, तो अंतराल अनुमान में होता है कि जितने बच्चे उस यूनिवर्सिटी के हैं, उन सभी बच्चों की जो आयु है, वो आयु, सभी बच्चों की आयु जो है, आयु मान लेते हैं कि 50 प्लस माइनस 3। क्या हुआ? 50 प्लस माइनस 3। तो 50 प्लस माइनस 3 का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि कम से कम आयु कितनी हो सकती है, तो 47 हो सकती है, क्योंकि 50 में से 3 माइनस कीजिए, प्लस भी है और माइनस भी है, तो कम से कम करने के लिए अब यहाँ पर ये अंतराल क्या बता रहा है, कि कम से कम आयु कितनी है, 47 है, और अधिक से अधिक आयु कितनी है, 53, 53 है। कैसे कंफ्यूज मत होइए, समझा देता हूँ। कुछ छात्रों जो है मैथ्स में थोड़े कमजोर होते,
तो देखिए हमने कहा कि एवरेज आयु 50 है। एवरेज आयु कितनी है? 50। एक मिनट पेन के साथ लेते हैं इसमें। एवरेज आयु हम मान लेते हैं 50 है। एवरेज आयु हमने 50 मान ली, ठीक है। अब यहाँ पर हम कर रहे हैं प्लस, और दोस्तों ये पेन की जगह माउस से पेन चलाते हैं ना, इस कारण से तो राइटिंग ठीक से नहीं आ पाती है, तो थोड़ा सा आप समझते चले जाइए। 50 प्लस माइनस 3 में ले लिया, ठीक है। ये है हमारा अंतराल अनुमान। अंतराल अनुमान कैसे? अब देखिए कि अगर हम कहें कि कम से कम आयु कितनी छात्रों की, कम से कम आयु कितनी होगी छात्र की, मतलब कम से कम आयु वाला छात्र कितने का और कितने वजन का होगा, तो कम से कम वाला 50 में से देखिए प्लस भी है और माइनस भी है, ठीक है ना। तो एक बार जब कम से कम की बात करेंगे तो इस 50 में से 3 को माइनस कर देंगे, तो कितने हो जाएंगे दोस्तों? कम से कम में कितने हो जाएंगे? तो यहाँ पर हो जाएंगे 47, ठीक है, 47 हो जाएंगे। और जब हम बात करेंगे कि अधिकतम आयु कितनी है छात्रों की, तो अधिकतम आयु मतलब 50, तो ये प्लस का प्लस लेंगे, तो 50 प्लस 3 तो कितनी हो जाएगी दोस्तों? 53 हो जाएगी, ठीक है, 53 हो जाएगी। तो ये जो अंतराल है 47 से 53 के बीच का जो अंतराल है, इसी को हम कहेंगे अंतराल अनुमान। क्या क्लियर हुआ? ये समग्र का अनुमान क्लियर हो चुका है, ये वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ है ना, ठीक है। चलिए सेकंड उद्देश्य जो है इसका वो है परिकल्पना का परीक्षण। परिकल्पना का परीक्षण मतलब कि जो अभी हमने अनुमान निकाला है पिछली स्लाइड में, अब उस अनुमान का भी अब हमको परीक्षण करना है। वैदिक परीक्षण मतलब ये है कि सैंपल देखना, इसको पहले व्यावहारिक रूप से समझिए। इसको जो हमने सैंपल लिया है और जो हमारा समग्र है, दोनों का जब हमने सब सैंपल का अध्ययन करके जब समग्र का पता किया, समग्र की क्वालिटी का पता किया, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, देखिए अंतर तो आएगा। सैंपल कभी भी एग्जैक्टली नहीं बता पाएगा, जैसे कि है ना, बता ही सकता है कुछ कुछ केस में बिल्कुल सेम बताएगा, जैसे कि ब्लड सैंपल लेते हैं तो बिल्कुल सेम बताएगा, लेकिन कुछ सैंपल ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं बता पाते, ठीक है ना। जैसे वही गेहूं का उदाहरण है ना, गेहूं का सैंपल लेंगे तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आएगा। तो जो सैंपल हमने लिया है, उस सैंपल का जब हमने परीक्षण किया, अध्ययन किया, तो उस अध्ययन, सैंपल का अध्ययन और समग्र का अध्ययन, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस ठीक ठाक है या कुछ ज्यादा है। अगर अनुमानित तो होगा, थोड़ा बहुत होगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर वो डिफरेंस ज्यादा है तो फिर वहां एक चिंता का विषय, वो फिर एक चिंता का विषय हो जाएगा, है ना। तो किसी चीज का परीक्षण करना, अनुमान का परीक्षण करना, इसका सेकंड उद्देश्य होगा, ठीक है। तो दोस्तों प्रतिचयन मतलब ज्यादश, इसको भी एक बार समझ लेते हैं। प्रतिचयन सिद्धांत का जो दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है, वो निदर्शन के आधार पर समग्र के बारे में की गई परिकल्पना की जांच करना। क्या कहा इन्होंने? निदर्शन के आधार पर मतलब सैंपल के आधार पर जो कंप्लीट डेटा है उसके बारे में जो हमने परिकल्पना की है उसकी जांच करना है। मतलब जो अनुमान हमने निकाला है सैंपल के आधार पर, समग्र का जो हमने अनुमान निकाला है उस अनुमान का परीक्षण करना ही इसका दूसरा प्रमुख उद्देश्य है। जो परिकल्पना अर्थात जो हमने अनुमान लगाया था, जो परिकल्पना की थी, उस अनुमान का परीक्षण करने के दौरान इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि न्यादर्श का जो परिणाम आया, मतलब सैंपल का जो परिणाम आया, और समग्र का जो काल्पनिक परिणाम है, सैंपल का परिणाम मतलब सैंपल की क्वालिटी और समग्र की काल्पनिक क्वालिटी, इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो अंतर अनुमानित है, मतलब थोड़ा बहुत है, या फिर महत्वपूर्ण है, वास्तविक है, बहुत ज्यादा है, महत्वपूर्ण है, इस बात का परीक्षण इसमें किया जाए, ठीक है ना। तो परिकल्पना परीक्षण को सार्थकता परीक्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्थकता परीक्षण भी कहते हैं। और ये परीक्षण जरूरी है। क्लियर है दोस्तों? इस प्रकार से हमने आज के सेशन में, ये सेशन हमारा हो जाता है कंप्लीट, दोनों की बात कर चुके हैं। सेकंड भाग, इसके सेकंड भाग में हम निदर्शन की रीतियों पर चर्चा करने वाले हैं। निदर्शन की रीतियों के अंतर्गत हम ये 4 प्रकार के 4 रीतियों की बात करेंगे। इसमें सबसे पहले ये सविचार निदर्शन रीति,
देव निदर्शन रीति, मिश्रित निदर्शन रीति या अन्य निदर्शन रीतियां। इस प्रकार से कुछ निदर्शन रीतियों की हम बात करने वाले हैं कि जो निदर्शन होता है, जो सैंपल हम लेते हैं, सैंपल किस किस प्रकार से लिया जाता है, इस पर भी हम नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करेंगे। चूंकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा सांख्यिकी का सेशन है, इस कारण से थोड़ा इसे छोटा करना पड़ रहा है हमको, अन्यथा एक ही सेशन में इसको लेने वाले थे। ठीक है, सेशन 1 घंटे से ऊपर निकल जाएगा अगर हम ये रीतियां भी कवर करेंगे। ठीक है ना। इस कारण से दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में हम जो है निदर्शन की ये रीतियों पर चर्चा करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आसानी से। इस लेक्चर के तुरंत 5 या 10 मिनट का ब्रेक लेने के बाद में इस सेकंड पार्ट को आप स्टार्ट कर सकते। क्लियर है? चलिए मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।